अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मातृभाषा दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे इतिहास क्या है और उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या है। इन दो मुद्दों पर मैं थोड़ी विस्तार से बात करूँगा। देखिए, इतिहास में कभी कभी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। एक मुजफ्फर रजमी का शेर है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक गलती इतिहास में छोटी सी होती है तो उसका बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। हम अपने देश में आजादी का जश्न 15 अगस्त को खूब धूमधाम से मनाते हैं। अच्छी बात है, हमें मनाना चाहिए, हमें आजादी मिली। लेकिन जो आजादी मिली उस आजादी में आजादी के साथ इस देश का बंटवारा भी साथ साथ मिला। दो हिस्सों में हमारा देश बंट गया उसके साथ, और बाद में 3 हिस्से हो गए। दो हिस्सों में जो बंटा उसमें भारत और पाकिस्तान किन परिस्थितियों में बटा, किस रूप में बटा, इसको हम प्रायः भूलते जा रहे हैं। भारत जब आजाद हुआ 47 में, उसके ठीक 1 साल पहले संभवतः 16 अगस्त को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया। सांप्रदायिक दंगे खूब हुए, और जब डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया तो इतने कत्लेआम हुए। 20,000 से ज्यादा लोग कलकत्ते में केवल मारे गए, काटे गए। 30,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लाखों लोग, हमारे देश के लाखों लोगों का घर जला दिया गया। सबसे ज्यादा कत्लेआम नोआखाली, जो आज बांग्लादेश है, वहां और कलकत्ता में हुए। ज्यादातर हिंदू मारे गए, जो मुस्लिम बहुल एरिया है ये सब। और उसके बाद न जाने कितने परिवार यहां से वहां गए। ये बहुत दर्दनाक स्थिति थी। तो आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ साथ जो विभाजन का दर्द मिला, जो दुख मिला, उसे हम याद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि उसे हमें याद करना चाहिए, उसे भी याद करना चाहिए। अतीत हम क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि अतीत को जाने और उसे जानने के बाद उससे सबक लें। सबक लेने के बाद आगे के बारे में हम अपनी दिशा, नीति निर्धारित करें, दिशा तय करें कि हमें आगे क्या करना है। तो ये जो विभाजन हुआ उसमें सांप्रदायिकता मुख्य कारण थी, लेकिन सांप्रदायिकता के साथ एक कारण भाषा भी थी। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने अपने यहां उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान तो 2 हिस्से में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जब वहां राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो राष्ट्रभाषा पश्चिमी पाकिस्तान के लिए तो ठीक है। हिंदी, जिसे हम उर्दू कहते हैं, एक तरह से हिंदी और उर्दू में कोई बुनियादी फर्क तो है नहीं। तो उन लोगों ने एक राष्ट्रभाषा उर्दू को घोषित किया, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां की भाषा बंगला थी। तो उन लोगों ने उसका सीधे विरोध किया और उससे असहमति जाहिर की कि हमारी अपनी भाषा जो है वो बंगला है। वहां आंदोलन छिड़ गया इसके खिलाफ। यह आंदोलन लगातार चला और 1952 में जाकर के बड़ा जुलूस निकाला। ढाका में ढाका विश्वविद्यालय के लोगों ने, ढाका मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक बड़ा जुलूस निकाला और उस
उस कि पाकिस्तान की सरकार ने उस पर गोलियां चलानी पड़ी, उसे गोली चलाई जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए। ये 21 फरवरी 1952 की घटना है। बाद में गोली चलाने से, मारने से कोई भी आंदोलन कुछ क्षण के लिए दब सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में अनंत काल के लिए दबा रहेगा। आंदोलन बढ़ता गया और अंततः पाकिस्तान को 1956 में जाकर के पूर्वी पाकिस्तान की भाषा को बंगला भाषा घोषित करना पड़ा। वहां की राजभाषा बंगला बना दिया उन लोगों ने। तो ये जो 21 फरवरी 1952 की जो घटना हुई थी, जिसमें तमाम छात्र नौजवान शहीद हुए थे अपनी भाषा को लेकर के, अपनी मातृभाषा को लेकर के, उसी को ध्यान में रख करके बाद में जाकर के यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा गया कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया में मातृभाषाओं पर खतरे हो रहे हैं, मातृभाषाएं मर रही हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट है कि हर 15 दिन पर एक भाषा मरती है, हमारी दुनिया से खत्म हो जाती है। तो मातृभाषाओं को बचाना बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत है, उसमें शिक्षा देना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर के बार बार मांग की जाती रही और अंततः 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस घोषित किया, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया 2008 को, और उसके बाद से उसके आह्वान पर सारी दुनिया में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह इसका इतिहास है। पिछले कुछ वर्षों से, 7-8 वर्षों से भारत में भी यह मनाया जाने लगा है, तेजी से मनाया जाने लगा है, इसका विस्तार हुआ है। तो इस तरह से इसका एक इतिहास है, ऐतिहासिक कारण है। मैं यहां एक चीज खास तौर पर कहना चाहता हूं कि मातृभाषा जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मातृभाषा माता से मिली हुई भाषा, मां जिस भाषा बोलती है वही भाषा प्रायः मातृभाषा है जो अपना लेता है बच्चा। इस तथ्य को जरा समझने की जरूरत है। मातृभाषा यानी एक मां, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बनारस का है, उसकी शादी झांसी में हो गई। अब झांसी में बुंदेली बोली जाती है, बनारस में या गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। अब बच्चा अगर बनारस में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा क्या झांसी की बुंदेली होगी या बनारस की भोजपुरी होगी? एक प्रश्न है। जाहिर है कि झांसी की जो बुंदेली है, जो बुंदेली उसकी मां बोलती है, वह मां सीधे सीधे उसका वो नहीं ग्रहण कर पाता है। उसकी मां की भाषा भी धीरे धीरे परिवर्तित होती है और बनारस में जो भाषा बोली जाती है उसके पिता की भाषा तो बनारस की भाषा होती है। जाहिर है कि दोनों की भाषा का असर बच्चे की भाषा पर पड़ता है और उसके आसपास जो भाषा बोली जाती है वही भाषा असल में बच्चा सीखता है। एक समय के बाद बच्चा घर से बाहर जब जाता है, जब भाषा बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, तो उसके ऊपर परिवेश की भाषा का प्रभाव पड़ता है, आसपास की भाषा का प्रभाव पड़ता है। अब आसपास की जो परिवेश की भाषा है वो तो बनारस की भाषा है, बनारस की भोजपुरी है, वही उसकी मातृभाषा हो जाती है।
यानी जो ये कहा जाता है कि मां की भाषा जो ग्रहण है वही मातृभाषा है, ऐसा नहीं है। जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेता है उसके आसपास की जो भाषा है दरअसल वही उसकी मातृभाषा कही जा सकती है। इसके साथ ही साथ जब बच्चा पढ़ने लिखने लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाषा को घर में इस्तेमाल कर रहा है वही भाषा वह स्कूल में भी इस्तेमाल करता हो। जैसे हिंदी पट्टी की जो भाषा है, हिंदी प्रदेश की जो भाषा है, वो पूरी की पूरी भाषा आप देखिए बोलियां लोग अपने घरों में बोलते हैं। भोजपुरी है, अवधी है, ब्रजी है, बुंदेली है, मगही है, ये तमाम बोलियां हैं जो हिंदी पट्टी में बोली जाती हैं। 56 बोलियां हैं। 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है, जनगणना की रिपोर्ट है, उसमें हिंदी के साथ 56 बोलियां गिनी गई हैं। ये ऐसी बोलियां हैं जो 10 से ज्यादा जिनकी बोलने वालों की संख्या है, ऐसे लोगों की बोलियां हैं जो 56 हैं। अब ये 56 बोलियां शिक्षा का माध्यम नहीं है। शिक्षा का माध्यम पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में हिंदी है। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कहीं स्कूल में जाता है तो हिंदी माध्यम से शिक्षा होती है। ऐसी स्थिति में घरों में भी वह हिंदी बोल लेता है। यानी पूरे हिंदी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि स्थिति द्विभाषिक है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। ये केवल हिंदी पट्टी में नहीं, कहीं भी आप चले जाइए। मैं बंगाल में रहता हूं, कलकत्ता में हूं। बंगला भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। बंगाल में बोली जाती है, बांग्लादेश में बोली जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है, आसपास के प्रांतों में भी इसका प्रचलन है। लेकिन बंगला भाषा की में भी तमाम बोलियां हैं। चकमा है, राढ़ी है, हैजांग है, राजवंशी है, सिलहटी है, चटगाइयां है, सुंदरबनी है, बरेंद्री है, ये सब बंगला की बोलियां हैं। लेकिन बंगला की भी बांग्ला है जो ढाका में भी लिखी जाती है, अगरतला में भी चलती है और कलकत्ता में भी चलती है। जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, जो साहित्य की भाषा है, जिसमें लिखना पढ़ना चलता है। तो इस तरह से एक भाषा जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं औपचारिक रूप से, जो शिक्षा के माध्यम की भाषा है, कार्यालयों की भाषा है, औपचारिक रूप से चिट्ठी पत्र लिखने की भाषा है, वह एक परिनिष्ठित भाषा है। और दूसरी भाषा जो स्थानीय स्तर पर जनपदीय भाषाएं हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार यानी समूचे हिंदी पट्टी में भी है। 10 राज्यों में हिंदी क्षेत्र, इन 10 राज्यों में तमाम बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन सारे के सारे लोग अपनी पढ़ाई का काम, औपचारिक रूप से चिट्ठी पत्र लिखने का काम, ये सारा काम जो करते हैं लोग, वे लोग खड़ी बोली हिंदी में करते हैं, जो हिंदी है। तो इस तरह से हिंदी पट्टी के लोग दो भाषाएं समान रूप से स्थित द्विभाषिक है। यानी हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदी क्षेत्र के कम से कम 2 राज्य ऐसे हैं जहां बड़ी तेजी से यह मांग हो रही है कि भोजपुरी को, खासतौर पर भोजपुरी और राजस्थानी को, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये लोग कहते हैं, भोजपुरी के लिए जो लोग मांग करते हैं, कम से कम संसद में 1 दर्जन के आसपास सांसदों ने समय समय पर एक मांग दोहराई है संसद में, पार्लियामेंट में, और कहा है, सबने कहा है कि 20 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। किसी ने कहा है कि 25 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं।
15 करोड़ सबसे कम जिसने कहा है, उसने कहा है कि 15 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं, लेकिन 20 करोड़ तो सामान्य मान्यता है कि 20 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। यहां मुझे एक बात कहनी है, ये मेरे सामने 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, नेट पर मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिए। इस सेंसस रिपोर्ट में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या, भारत सरकार द्वारा जनगणना की गई है, लेटेस्ट है, 2011 की का मतलब सबसे नया है, ये बाद में पब्लिश हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि भोजपुरी भाषियों की संख्या 5,79,447, यानी 5 करोड़ के आसपास भोजपुरी भाषी हैं। ये भारत सरकार की जनगणना की रिपोर्ट है। लेकिन संसद जैसी जगह पर सांसद जब मांग करते हैं कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए और कहते हैं कि इसके बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ है, तो जाहिर है कि वह सफेद झूठ बोलते हैं और वहां कहीं कोई विरोध भी नहीं करता है, लोग स्वीकार कर लेते हैं। यानी जैसे यह मुद्दा कोई चिंता का विषय नहीं है कि इस तरह से संसद में कोई झूठ बोले और कोई उसका विरोध न करे। एक तो जनगणना की रिपोर्ट के विरुद्ध है। इसके पहले जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट में 3 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं, 3 करोड़ 30 लाख के आसपास। ये जो 5 करोड़ हुए हैं, यह बाकायदा मुहिम चला करके लोगों को समझाया गया कि अपनी मातृभाषा आप लोग भोजपुरी लिखवाइए, क्योंकि आंदोलन चल रहा था, तब जाकर के संख्या भी है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो भोजपुरी भाषी कहे जा रहे हैं 5 करोड़ या 20 करोड़, क्या ये हिंदी नहीं बोलते? क्या ये हिंदी नहीं भाषी नहीं है? क्या जो लोग हैं वो हिंदी बोलते ही नहीं? हिंदी भाषी जनता दूसरी होती है और भोजपुरी भाषी जनता दूसरी होती है। क्या जो भोजपुरी फिल्में देखते हैं वे लोग हिंदी फिल्में नहीं देखते? जाहिर है कि वही जनता है जो भोजपुरी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है, जो अवधी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है, जो ब्रजी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है, राजस्थानी भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है। ये द्विभाषिक स्थिति इनकी है, अलग अलग जनता नहीं है। इसलिए आप ये कह रहे हैं अगर कि 20 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं और ये मान रहे हैं कि ये हिंदी भाषी नहीं है, तो इसका मतलब आप सबको गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यही चीज सारे देश की है। बंगाल के पूर्वी पाकिस्तान के लोग जिस दौर में अपनी मातृभाषा के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस दौर में उन लोगों ने मातृभाषा किसे कहा? बांग्ला को कहा। बांग्ला मातृभाषा है। उन लोगों ने चकमा, राढ़ी, हैजांग, राजवंशी, सिलहटी, चटगाइयां, इन सबको मातृभाषा नहीं कहा था। बांग्ला कहने से उसी में सबका बोध हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी में ही ये सारी बोलियां समाहित हैं। हिंदी कहने से हमें बोध हो जाता है कि हिंदी के कवि तुलसी भी हैं, हिंदी के कवि सूर भी हैं, हिंदी के कवि कबीर भी हैं, हिंदी के कवि मीराबाई भी हैं, चंद बरदाई भी हैं। ये सब हिंदी के कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो इन सबको पढ़ते हैं। ये सब मिला करके हिंदी है। इसको चाहे हिंदी की बोली कह लीजिए या हिंदी की सह राजभाषा कह लीजिए या हिंदी का जो है वो सहचरी कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, लेकिन हिंदी का अविभाज्य अंश है, ये हिस्सा है। जो लोग ये मांग करते हैं कि भोजपुरी या राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की, वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। ये कितना बड़ा अहित अपना कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास जो अभी मैंने दिखाया 2011 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है,
इस रिपोर्ट में हिंदी और उसकी बोलियों में 56 बोलियां हैं, लेकिन इसमें मैथिली नहीं है, क्योंकि इस बीच में 2003 मैथिली हिंदी से अलग होकर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई थी। 8वीं अनुसूची में जब शामिल कर दी गई तो इसका मतलब है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, वह हिंदी से अलग हो गई। हिंदी से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैथिली का अस्तित्व हिंदी के लिए वैसा ही है जैसे बंगला है, उड़िया है, असमिया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। यानी अब हिंदी की बोली नहीं है, वो स्वतंत्र भाषा है। इससे निश्चित तौर पर मैथिली को कुछ फायदा होगा। मैथिली को फायदा होगा माने किसे फायदा होगा? जो मैथिली में पुरस्कार पाने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में लिखने से बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता था साहित्य अकादमी का, तो मैथिली अलग हो गई, उसने घर बांट लिया, अलग घर ले लिया, अब उसको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार वहां के किसी लेखक को मिलने लगा। मैथिली को भी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। हालांकि ये विवाद है कि आंदा कितने लोग मिलेंगे, तो कुछ लोगों को तो फायदा हुआ, जिन्हें पुरस्कार की जरूरत है उन्हें फायदा हुआ, और नेताओं को फायदा हुआ कि मातृभाषा के नाम पर, मैथिली के नाम पर जनता को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए लोगों ने कहा कि ये तो हमारी बाप की मातृभाषा है, इसको मान्यता मिल जा रही है। तो जनता को बरगला करके उन्होंने फायदा लिया। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? मैथिली और हिंदी दोनों का कितना नुकसान हुआ इसकी कल्पना कर लीजिए। जैसे हिंदी हमारी दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा, कहीं कहीं चौथे नंबर की भाषा लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हिंदी के पास जनसंख्या बहुत है। इसके अनुसार, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, हिंदी बोलने वालों की संख्या इस समय भारत में 52,83,47,193 है, और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है। दुनिया में यह चीनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा है। यह क्यों है बोलने वाली? इसलिए कि हिंदी की जो बोलियां हैं, उन बोलियों की जनसंख्या भी हिंदी में शामिल है। जैसे यदि कोई लिखवाता है भोजपुरी, लोग लिखवाए हैं, 5 करोड़ लोगों ने लिखवाया है, तो ये 5 करोड़ लोग हिंदी भाषी ही माने जाते हैं, इसलिए कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अलग घर नहीं बांटा है, हिंदी का हिस्सा है। इसलिए लिखवाया भोजपुरी, लिखवाया अवधी, लिखवाया ब्रजी, लेकिन वो जुड़ गई हिंदी में। इस तरह से हिंदी की संख्या बढ़ गई। हिंदी की संख्या बढ़ने के नाते हिंदी इस देश की राजभाषा के रूप में है। अगर यह संख्या घट जाए, माने दूसरा कोई कारण नहीं है, साहित्य इतना समृद्ध हिंदी का नहीं है। मैं बंगाल में रहता हूं और बंगला भाषा और उसके साहित्य से भली भांति परिचित हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदी के साहित्य की तुलना में बंगला का साहित्य हमारा ज्यादा समृद्ध है। हम एक प्रेमचंद पर गर्व करते हैं, वहां बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, कई बड़े लेखक हैं प्रेमचंद के समकक्ष। हिंदी में कहीं कोई नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिल पाया है। रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं, लेकिन बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए हिंदी की वकालत करने वाले जो लोग भी थे, जो इस देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, वो हिंदी वाले नहीं थे।
वो ईमानदार लोग थे, नेक लोग थे, इस देश को समृद्ध और सक्षम बनाना चाहते थे। सबसे मजबूत आवाज महात्मा गांधी की थी, जो गाती थे। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। हिंदी क्षेत्र का कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब के सब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब के सब बंगाल के थे। हिंदी क्षेत्र के लोग नहीं थे। इन लोगों को लगा कि हिंदी इतनी सहज और सरल भाषा है और इतने ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है कि जब भारत आजाद होगा तो इस देश की कोई भाषा, राष्ट्रभाषा जो बनेगी वो भारत की ही भाषा होगी और वह हिंदी ही हो सकती है। हिंदी के पास ही यह क्षमता है कि सबको जोड़ सके, सबको एक बना सके, इसलिए हिंदी को बनाया लोगों ने। तो ये जो जनसंख्या है यही सबके बड़ा कारण है। अगर भोजपुरी अलग हो जाती, जैसे मैथिली अलग हो गई, तो अब मैथिली भाषियों की संख्या इस हिंदी भाषियों की संख्या में नहीं गिनी गई है। मैथिली का अलग ग्रुप बन गया है, जैसे तमिल, तेलुगु और उड़िया मलयालम का है, उस तरह से। यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मैथिली की, या लगभग 2.25 करोड़ आबादी मैथिली की हिंदी में से घटा दी गई है। अगर भोजपुरी शामिल हो जाती है 8वीं अनुसूची में, तो भोजपुरी भाषियों की संख्या भी हिंदी में से घट जाएगी। राजस्थानी शामिल होती है तो राजस्थानी भाषियों की संख्या घट जाएगी। फिर ब्रजी और अवधी ने कौन सा अपराध किया है? हमारा पूरा मध्यकाल तो ब्रजभाषा में है, सूर जैसे साहित्यकार ब्रजी में है। ब्रजभाषा को क्यों नहीं मान्यता मिलनी चाहिए? उसको भी मान्यता मिलनी चाहिए, वो भी अलग हो जाएगी। अवधि में तो रामचरितमानस लिखा गया है, उतना महत्वपूर्ण ग्रंथ, वो 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए? वो भी शामिल हो जाए, बुंदेली शामिल हो जाए। अंगिका की मांग भी चल रही है, मगही की मांग भी चल रही है। यानी ये सारी बोलियां हिंदी की हिंदी से अलग हो जाएं, बिखर जाएं, अपना अपना घर बांट लें, तो हिंदी के पास क्या बचेगा? दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को हिंदी कहते हैं। खाली इतना ही बचेगा हिंदी के पास, और हिंदी अपने आप इतनी पीछे कि आप खत्म हो जाएंगे, अधिकार के साथ आप कह भी नहीं पाएंगे और अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ जाएगा। हमारी मुख्य लड़ाई अंग्रेजी के वर्चस्व से है, उसके दबाव से है, और हम आपस में ही ऐसे बिखर जाएंगे तो कौन लड़ेगा? तो असली लड़ाई तो अंग्रेजी के वर्चस्व से हमारा होना चाहिए, जिसके लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। और यह संगठित तभी होंगे जब सब मिलजुल करके रहेंगे। नुकसान क्या होगा? आप जितने ही छोटे टुकड़े हो जाएंगे, 4 भाई एक साथ रहते हैं तो ताकत रहती है, सब बट जाते हैं तो सब कमजोर पड़ जाते हैं। मैथिली अलग हो गई तो हमें नहीं लगता कि अब वो इतनी कमजोर पड़ गई है कि दूसरे तमाम भाषाएं उनसे बहुत समृद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात कि वैधानिक रूप से आज भी हम विद्यापति को हिंदी के पाठ्यक्रम में रखते हैं। ये हमारी उदारता है। सच्चाई ये है कि संवैधानिक रूप से हमें विद्यापति को हिंदी के पाठ्यक्रम से निकाल देना चाहिए। मैथिली का जहां पाठ्यक्रम बनेगा वहां विद्यापति पढ़ाए जाएंगे। अगर भोजपुरी अलग हो जाती है, आज अगर लंदन विश्वविद्यालय में भी हिंदी का पाठ्यक्रम बनता है तो वहां कबीर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कबीर हिंदी के कवि हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर भोजपुरी अलग हो जाती है तो हम किसी भी विश्वविद्यालय में जहां हिंदी डिपार्टमेंट होगा वहां कबीर को हम क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि तब कबीर हिंदी के कवि रहेंगे नहीं। जैसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के भी हिंदी विभाग में रविंद्रनाथ को तो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ बंगला के हैं, हिंदी के तो हैं नहीं। ये सामान्य चीजें समझनी चाहिए। चीनी का सबसे छोटा दाना जब पानी में पड़ता है तो सबसे पहले घुल जाता है। आपका निजी स्वार्थ तो सिद्ध हो सकता है, भोजपुरी शामिल होगी
तो कुछ लोगों को पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन पूरे हिंदी समाज का और हिंदी क्षेत्र की, भोजपुरी क्षेत्र की जनता का कितना बड़ा अहित होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे 15-20 मिनट और बोलना है मुझे लगता है, तो मैं मूल मुद्दा, जो बहुत जरूरी मुद्दा है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। देखिए, मातृभाषा दिवस मनाने की जरूरत क्या है? पहली जरूरत यह है कि मातृभाषाएं दुनिया में बहुत सारी दिन पर दिन कमजोर पड़ रही हैं, मर रही हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है जो उसमें शामिल है। लेकिन मेरा मुख्य विषय यह है, जिसको मैं फोकस करना चाहता हूं, कि मातृभाषाओं के माध्यम से, एक तो मातृभाषा हिंदी को हमें मातृभाषा, यानी आप चाहें तो हिंदी को मातृभाषा कहें और भोजपुरी को कहें, लेकिन जो भोजपुरी या बोलियों को मातृभाषा कहते हैं, उन्हें के लिए मैंने पहले विस्तार से कहा है कि उनके लिए हिंदी भी मातृभाषा है और समूचे प्रदेश हिंदी पट्टी की स्थिति द्विभाषिक की है। हम एक साथ हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं, ये सामान्य समझ होनी चाहिए। जब हम मातृभाषा कहते हैं तो हिंदी को भी, अंग्रेजी में 2 टर्म है, मदर लैंग्वेज और मदर टंग। संयोग से हिंदी में इस तरह की 2 चीजें विकसित नहीं हो पाई हैं, मातृभाषा केवल कहते हैं। अब मातृभाषा हमारी, आप चाहें हिंदी भी मातृभाषा है और भोजपुरी भी मातृभाषा है, आप चाहें तो भोजपुरी को मातृबोली कह लीजिए, अगर 2 टर्म करना चाहें तो। हिंदी मातृभाषा है, भोजपुरी मातृबोली है, लेकिन यह द्विभाषिक स्थिति है। शिक्षा का माध्यम सारे हिंदी पट्टी में हिंदी माध्यम से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चारों तरफ शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी बड़ी तेजी से इंट्रोड्यूस हो रही है। सरकारें हिंदी माध्यम के विद्यालय, बंगला माध्यम के विद्यालय बंगाल में भी टूट रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ और कम हुआ, जो खबर मैंने उत्तर प्रदेश की पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश में सरकार 10,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की सोच रही है। उसका कहना यह है, उसने सर्वे कराया है कि जो 10,000 स्कूल हैं जिन्हें बंद करना है, उसमें उन स्कूलों को बंद करना है जिसमें 30 बच्चों से कम हैं। अगर 30 बच्चे नहीं हैं स्कूल में तो ऐसे स्कूलों को की जरूरत नहीं, वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे दूसरी जगह। प्रश्न ये है कि ये 30 बच्चे से कम क्यों हो गए? इसका 2-3 साल का इतिहास अब देखें तो पता चल जाएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि 10,000 प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया। हर ब्लॉक से 5 स्कूलों को बदला। अब हर ब्लॉक से सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में नहीं बदला, चुन करके बदला। अब जाहिर है कि जो इंग्लिश मीडियम में बदल दिए गए, तो जहां हिंदी मीडियम के पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने लगे होंगे, तो जाहिर है कि जहां हिंदी मीडियम था वहां पढ़ाई घट गई, वहां बच्चे कम हो गए, इंग्लिश मीडियम में बढ़ गए। अब स्थिति ये आ गई है कि ये जो 10,000 स्कूल बंद किए जाएंगे, ये सब हिंदी माध्यम के स्कूल हैं। यह इतनी गंभीर समस्या है कि हम किधर जा रहे हैं इस पर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत दुखद स्थिति है। असल में मेरे पास एक किताब है, ये आप देख लीजिए, भाषा नीति। ये संक्रांत सानू की किताब है। इन्होंने दुनिया के 20 ऐसे देशों की सूची दी है जो सबसे अमीर देश हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर जो सबसे अमीर देश हैं दुनिया के,
उनका नाम है, मैं शुरू से क्रम से ले रहा हूं, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, इजराइल, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल और साउथ कोरिया। ये 20 देश सबसे अमीर देश हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के हिसाब से। और इन्होंने सबसे जो गरीब देश हैं दुनिया के, उनकी भी सूची दी है। सबसे जो गरीब देश हैं उनमें पहले नंबर पर, सबसे गरीब देशों में पहले नंबर पर कांगो, इथियोपिया, बुरुंडी, सीरिया लियोन, मलावी, नाइजर, चाड, मोजाम्बिक, नेपाल, माली, बर्किना फासो, रवांडा, मेडागास्कर, कंबोडिया, तंजानिया, नाइजीरिया, अंगोला, लाओस, टोगो, उगांडा। ये 20 सबसे गरीब देश हैं। इसमें जिस बात को मैं चिन्हित करना चाहता हूं, जो सबसे अमीर देश हैं उन सारे देशों में, जिन अमीर देशों का जिक्र मैंने किया, इन सभी के सभी देशों में जो जनता की भाषा है, वहां की जन भाषा है, वही भाषा वहां ऑफिस की है, कार्यालय की भी है, और वही भाषा शिक्षा का माध्यम भी है। यानी जनता की भाषा ही शिक्षा के माध्यम की भाषा है और वही उनके कार्यालय की भी भाषा है। जबकि जो सबसे गरीब देश हैं उनमें केवल एक देश है, नेपाल, जिसकी जन भाषा भी नेपाली है, ऑफिस की भाषा भी नेपाली है और पढ़ाई की भाषा भी है। बाकी 19 देश जो हैं उसमें जनता की भाषा कुछ और है और शिक्षा और कार्यालय की भाषा कोई विदेशी भाषा है। यानी विदेशी भाषा में सारा कामकाज होता है, पढ़ाई होती है, इस नाते वो पिछड़ गए सारे के सारे देश। असल में दूसरे की भाषा में हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश में ये कहा जाता है, लोगों ने कहा, बार बार कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु है, फिर विश्व गुरु बनाएंगे। अरे विश्व गुरु आप तभी बना सकते हैं जब विश्व गुरु था भारत, तब भारत अपनी भाषा में पढ़ता था। भारत की सारी शिक्षा व्यवस्था यहां अपनी भाषा में होती थी, दूसरे की भाषा में नहीं होती थी। हमारे देशों में ही किसी जमाने में जिसका हम उल्लेख करते हैं, हम ही ने भगवान बुद्ध दिए, महावीर दिए, वेद और उपनिषद दिए, पहला गणतंत्र हमारे हुआ, चरक जैसे शरीर विज्ञानी और सुश्रुत जैसे शैल्य चिकित्सक दिए हमने पाणिनि जैसा वैयाकरण और आर्यभट्ट जैसे खगोल विज्ञानी दिए, पतंजलि जैसे योगाचार्य, कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री दिया हमने। हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। दुनिया भर के लुटेरे हमारे देश में इसीलिए आते थे, सोने की चिड़िया था इसीलिए आते थे। तो हमने उसी समय ताजमहल बनवा दिया जब अंग्रेज नहीं आए थे। टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ की थी। हम इतने उन्नत थे, इतने विकसित थे, यह हम दूसरे की भाषा में पढ़ने के नाते नहीं उन्नत हुए, अपनी मातृभाषा में पढ़ते थे और तब हम प्रगति कर पाए। होता यह है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, वह दूसरे की भाषा में जब पढ़ता, हमारे यहाँ के बच्चों को क्या दिक्कत होती है, हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं तो अनुवाद करना पड़ता है। असल में कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन सोचता है वो अपनी भाषा में। हमारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं, फिर सोचने के लिए अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद फिर लिखने के लिए दूसरे की भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हमारे बच्चों का ज्यादा समय तो केवल अनुवाद करने में चला जाता है। ऐसी स्थिति में
हमारे बच्चों के समय, ज्यादातर समय जो श्रम है वो ट्रांसलेशन, दूसरे की भाषा सीखने में चला जाता है। चिंतन अपनी भाषा में ही हो सकता है, दूसरे की भाषा में नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेजी की शिक्षा आई, हमने सिर्फ नकलची पैदा किया है और हम नकलची ही पैदा कर सकते हैं। मौलिक चिंतन सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा में ही हो सकता है। आज अगर मौलिक चिंतन नहीं हो पा रहा है तो हमारे यहां टैलेंट की कमी का नहीं कारण है, हम मौका नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजी को कुछ लोगों ने एक हथियार बना लिया है सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए। मैंने आज ही अपने फेसबुक पर एक लंबा लेख, छोटा सा पोस्ट किया है इसी मुद्दे को लेकर के। मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में और राज्यों के जो पीएससी होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं जहां अफसर चुने जाते हैं, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कर्मचारी चयन आयोग है, इसके जो चयन होते हैं, वहां किस तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं, उनको किस तरह से निकाल करके बाहर कर दिया गया है। सरकार जब कहती है कि मांग हो रही है अंग्रेजी की तो हम अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं, दरअसल ये मांग क्यों जनता कर रही है? जनता इसलिए मांग कर रही है कि हिंदी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ाई केवल ज्ञान के लिए नहीं होता है, रोजगार के लिए भी होता है। रोटी चाहिए और नौकरी से पूरी तरह से हिंदी या भारतीय भाषाओं को निकाल करके बाहर कर दिया गया है। चपरासी तक की नौकरी आपको नहीं, आप कितनी भाषाएं जान लें, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और कोई भाषा इस देश की आप न जाने, सिर्फ अंग्रेजी जाने तो सारी नौकरी आपको मिल जाएगी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के 25 में से 21 हाई कोर्टों में केवल अंग्रेजी भाषा में प्रैक्टिस होती है। कोई भारतीय भाषाओं में प्रयोग करने का कोई प्राविधान नहीं है। फिर लॉ आप करेंगे तो अपनी भाषा में प्रैक्टिस कैसे करेगा कोई हिंदी में? हिंदी में भी एलएलबी करेंगे तो जाकर के निचले स्तर के कचहरियों में वकील रह जाएगा, किसी हाई कोर्ट में बोल नहीं सकता, कोई जज फैसला नहीं सुना सकता। हमारे मुवक्किल बेचारे अपना फैसला सुनते हैं और उस फैसले को समझने के लिए भी वकील के पास जाना पड़ता है और उसके लिए भी वकील पैसा लेता है। ये कैसी डेमोक्रेसी, कैसा जनतंत्र है? हमारे यहां से मातृभाषाओं को जिस तरह से हटाया गया और थोड़े से लोग, ये जनता से कह दिया गया कि अंग्रेजी में सब कुछ है। आप प्रतिभाएं तो गांव में भी पैदा हो सकती है ना, केवल अमीरों के घरों में तो नहीं पैदा होती। हमारे कलकत्ता शहर के बड़े बड़े लोगों के घरों में ही प्रतिभाएं नहीं होती, गांव में भी, बंगाल के गांव में भी प्रतिभाएं पैदा होती हैं। हम उन्हें अगर हम उनकी भाषा में पढ़ाई देंगे, मातृभाषाओं में सिखाएंगे, तो उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हम भाषा के आधार पर उनको खाली बेवकूफ बनाते हैं कि तुम अंग्रेजी पढ़ो, जबकि वो बेचारे अभी पिछले साल भर भी नहीं हुआ, पिछले ही परीक्षा में 8 लाख हिंदी में बच्चे फेल हो गए थे यूपी में, अखबारों में आया हुआ था। क्यों फेल हुए? इसलिए कि सारा ध्यान बच्चों का अंग्रेजी पढ़ने में चला जाता है, भाषा सीखने में, दूसरे की भाषा सीखने में। यूरोप में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो यूरोप में जाने के बाद हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं तो उनको टॉफल देना पड़ता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, एक परीक्षा पास करनी पड़ती है अंग्रेजी की। उसमें पास होते हैं तब वो जाकर के वहां एडमिशन हो सकता है। या IELTS देना पड़ता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो वहां जाने के लिए हमें अंग्रेजी की परीक्षा देनी पड़ती है। और हमारे यहां अपने देश में भी अंग्रेजी का दबाव होता है। तमाम सारे स्कूलों में भारतीय भाषाएं बोलने पर दंडित किया जाता है और हमारी सरकारें चुप होती हैं। इस तरह से हमारे देश के ज्यादातर जो प्रतिभाएं हैं उसको दबाने के लिए, उसको केवल वह मजदूर और किसान ही बने रहें, यह करने के लिए उनके ऊपर अंग्रेजी
दिखाया जा रहा है, बहाने से लादा जा रहा है और उन्हें पीछे कर दिया जा रहा है। हमारे देश में, इस देश में जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट है, अभी मैंने जो दिखाया, उसमें 0.02% अंग्रेजी भाषी लोग हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, 0.2% अंग्रेजी भाषी हैं। यानी कह सकते हैं कि 99.8% लोगों पर ये 0.2% लोग शासन कर रहे हैं अंग्रेजी के हथियार के बल पर। जिनके घरों में अंग्रेजी मातृभाषा की तरह बोली जाती है, वो जाहिर है कि उसके बल पर वो आगे निकल जाते हैं। और गांव की जो प्रतिभाएं हैं, वो बेचारे ABCD सिखा करके उनको मजदूर और पिछड़ा ही बना के रख देते हैं। इस तरह से बहुत गंभीर समस्या है। इसको हमारे पूरे देश के युवाओं को, नई पीढ़ी को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आपको मुख्य धारा में आना है, अगर इस देश को आगे बढ़ना है, अपनी प्रतिभा को आगे ले जाना है, तो आपको मांग करनी चाहिए कि सारी शिक्षा, समूची शिक्षा मातृभाषाओं के माध्यम से ही हो। जिस तरह से दुनिया के सबसे अमीर 20 देशों में सारी शिक्षा उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से होती है, तभी हम मौलिक चिंतन कर सकते हैं, तभी हम मौलिक रूप से कुछ दे सकते हैं। हम दूसरे की भाषा में कभी भी कुछ भी मौलिक नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि लगभग 50 मिनट हो गया और मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बातें मोटे मोटे तौर पर, मेरी बातें पहुंच चुकी होंगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये जो गंभीर विषय है, इस विषय पर चिंता कीजिए और मांग कीजिए। यह लड़ाई का मामला है, बहुत बड़े आंदोलन का मामला है। इसको लेकर के मैंने आज ही अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। आप चाहें तो उसमें सिस्टमेटिक ढंग से बातें कही गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।